नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज की वर्चुअली आधारशिला रख दी है। साथ ही उन्होंने सीपेट मेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर का भी उद्घाटन कर दिया है। गांव देहात में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने वाले लगभग 2500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आज राजस्थान में काम करना शुरू कर चुके हैं। 4 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और सीपेट के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के कई मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद रहे। राजस्थान वो राज्य बनने जा रहा है जहाँ पर 33 जिले हैं, 30 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। उसमें 15 तो चालू हो गए हैं, 15 2023 तक चालू। बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये मेडिकल कॉलेज केंद्र प्रायोजित योजना के तहत स्वीकृत किए गए हैं। भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना में पिछड़े और वंचित जिलों को प्राथमिकता दी है और इस योजना के 3 चरणों के तहत देश भर में 157 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में जयपुर में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर एक पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा के जरिए कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर अपना विरोध जताया। खास तौर से बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा इस पदयात्रा के जरिए उठाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से शहीद स्मारक तक निकाली गई इस पदयात्रा में राज्य सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी, विधायक रफीक खान और विधायक गंगा देवी के साथ बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस द्वारा महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल किया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर आज कांग्रेस द्वारा पदयात्रा कर रही है। पीसीसी से पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो जो है इस पदयात्रा में मौजूद है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद है, मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी। टोंक जिले में 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नगर परिषद ने इसके लिए प्री कैंप लगाकर अपनी तैयारियों का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर से पहले सरकार के निर्देशों पर नगर परिषद की ओर से तैयारी की जा रही है ताकि प्रशासन शहरों के संग अभियान में किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इस अभियान के तहत सबसे बड़ा काम परिषद की ओर से पट्टे जारी करना है। इसके लिए प्री कैंप में हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इनके जरिए लोगों को दस्तावेज की जानकारी के साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया भी बताई जा रही है। लोगों के लिए राहत की बात यह है कि राज्य सरकार से निर्धारित शुल्क के अलावा किसी तरह का अन्य चार्ज नहीं लिया जाएगा। और एक सहायक इंचार्ज भी नियुक्त किया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इन सभी जो एक्टिविटीज है इनकी मॉनिटरिंग रख रहा हूँ कि कोई यहाँ आए और उसको तसल्ली बख्श जवाब मिले और अपनी तैयारियां सुनिश्चित करे। टोंक नगर परिषद घर घर पट्टा, हर घर पट्टा का उद्देश्य लेकर चल रही है। इसके लिए परिषद आयुक्त धर्मपाल चौधरी ने सभी पार्षदों से भी बात कर ली है। इसके साथ ही ये भी तय कर लिया गया है कि अलग अलग कैटेगरी के कौन कौन से दस्तावेज की जरूरत होगी। जयपुर पुलिस ने तेज आवाज में बजने वाली गाड़ियों के हॉर्न के खिलाफ एक खास मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत पुलिस के बड़े अफसर सड़कों पर उतरे और उन्होंने बेवजह हॉर्न बजाने वालों को रोककर उन्हें चालान की एक पिंक पर्ची दी। साथ ही उनको ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया। हॉर्न का अनावश्यक बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। हर बार ऐसा लगता है, पहले हम लोग काउंसलिंग कर रहे थे, वो करते मेरे सामने एक टैक्सी था इसलिए मैं बजा रहा था। ऑब्वियसली टैक्सी वहाँ रुकने के लिए नहीं खड़ी है, उसको भी कहीं ना कहीं जाना है। अगर थोड़ा सा संयम और धैर्य रखें तो हर व्यक्ति अपने उद्देश्य की तरफ, अपने लक्ष्य की तरफ जाएगा। आप भी उसके पीछे पीछे जा सकते। खास बात यह है कि पुलिस की इस मुहिम का आम लोगों ने भी खूब समर्थन किया। अभी हम इसको स्कूल्स को भी सम्मिलित करेंगे ऑर्डर जारी करके, और जो है
ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स और इनकी मानसिक सेहत पे कम से कम प्रभाव पड़े। हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने अभी इस अभियान के तहत किसी से कोई जुर्माना नहीं वसूला है, लेकिन पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि अगर 3 महीने बाद तेज आवाज वाले हॉर्न का इस्तेमाल हुआ तो फिर ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माना जरूर वसूला जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पिता और समाज सेवी श्री कृष्ण बिरला की पुण्यतिथि के मौके पर महज 24 घंटे में 1781 यूनिट रक्तदान कर कोटा के लोगों ने रिकॉर्ड कायम किया है। स्वर्गीय श्री कृष्ण बिरला की पहली पुण्यतिथि के मौके पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी और इसी दौरान रक्तदान करने का जो सिलसिला शुरू हुआ उससे नया रिकॉर्ड बन गया। खास बात यह है कि 1781 यूनिट रक्तदान से अब कोटा के साथ साथ बूंदी, बारा, झालावाड़ और मध्य प्रदेश के शिवपुर तक लंबे समय तक जरूरतमंद लोगों को खून के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कोरोना के बाद डेंगू और मलेरिया से जिस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, उससे कोटा में खून का टोटा होने लगा था और इसके लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी रक्तदान शिविर में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया था, जिसकी वजह से इतने लोगों ने रक्तदान किया। ये बूंदी शहर की सड़कें हैं जिसमें गाड़ियां रफ्तार नहीं पकड़ती बल्कि हिचकोले खाती हैं। इस सड़क में इतने गड्ढे हैं कि गिनना मुश्किल है और इसका हाल इस कदर बेहाल है कि इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सड़कों की ऐसी हालत से यहाँ के दुकानदार तो परेशान हैं ही, आम लोग भी खासी मुश्किल में हैं। सबसे ज्यादा परेशानी तो बारिश होने पर होती है, जब इन गड्ढों में पानी भर जाता है और लोगों को ये नजर नहीं आता कि सड़क कहाँ है और गड्ढे कहाँ हैं। इस रोड की दशा पिछले 2 महीने से ऐसी हो रही है। यहाँ कई बच्चे, कई महिलाएं गिर के चोटी लोग हैं। ये जिम्मेदार प्रशासन को किसी को भी ध्यान नहीं, इनको तनख्वाह मिलती है अच्छी 90-90 हजार रुपए, बैठे रहते। इनकी जिम्मेदारी थोड़ा चाहिए। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वो देखते हैं कि आप पुण्य की क्या दुर्दशा हो रही है, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ के लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर परिषद की ओर से इन सड़कों के मरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा रहा है। हालांकि अब जाकर नगर परिषद ने सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। यूं तो संगमेश्वर महादेव मंदिर पिछले कई महीनों से पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इसकी ऐसी अद्भुत तस्वीर अब सामने आई है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले की सीमा पर स्थित बेड़ुआ गांव में अनास, माही और जाखम नदियों के संगम तट पर स्थित ये शिव मंदिर साल में 8 महीने जुलाई से फरवरी तक जलमग्न रहता है। ईंट, पत्थर और चूने से निर्मित ये 300 साल पुराना सूर्यमुखी शिव मंदिर पिछले 5 दशक से 8 महीने पानी में रहता है। इसके बावजूद वो न सिर्फ मजबूती से खड़ा है बल्कि साल दर साल निखरता भी जा रहा है। गर्मी पड़ने के साथ जब बांध का पानी उतरने लगता है तब पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ पैदल जाकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। वहाँ पर दर्शन के लिए आया हूँ और यहाँ पर प्रकृति की गोद में भगवान भोलेनाथ का साक्षात माँ गंगा अभिषेक कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। दरअसल 1970 में गुजरात ने अपनी सीमा में कड़ाड़ा बांध का निर्माण किया था, जिसकी वजह से ये मंदिर डूब क्षेत्र में आ गया। दक्षिण राजस्थान की बड़ी नदियों में शुमार माही और अनास नदी का पानी कड़ाड़ा बांध में जमा होता है और कड़ाड़ा बांध का जल स्तर 400 फीट से कम होने पर मंदिर दर्शन के लिए खुल जाता है। घोड़े पर बैठी इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची का नाम शर्मिष्ठा शर्मा है। कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे तो शर्मिष्ठा घर में बोर होती रहती थी। करीब 1.5 साल बाद जब स्कूल खुलने की बारी आई तो वो इतनी एक्साइटेड हो गई कि अपने पापा को ये कहकर चौंका दिया कि वो पहले दिन घोड़े पर ही स्कूल जाएगी। दरअसल कक्षा 2 में पढ़ने वाली शर्मिष्ठा के पिता ने ही उससे पूछा था कि स्कूल खुल रहे हैं और वो बताए कि पहले दिन वो स्कूल कैसे जाना चाहेगी। इसके पीछे इसके पिता की ये सोच थी कि जब इतने दिनों बाद स्कूल खुल रहे हैं तो शर्मिष्ठा के लिए पहले दिन स्कूल जाना यादगार बनाया जाए। इसी सवाल पर शर्मिष्ठा ने घोड़े पर स्कूल जाने की जिद की थी, जिससे उसके पिता ने बखूबी पूरा भी कर दिया। शर्मिष्ठा के इस कदर स्कूल जाने की चर्चा आजकल पूरे प्रदेश में हो रही है। खास बात यह है कि स्कूल जाने के दौरान शर्मिष्ठा ने फूलों की माला भी पहन रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई पूरी स्कूल ड्रेस में स्कूल के लिए निकल पड़ी हो। इस मौके पर शर्मिष्ठा का स्कूल में शिक्षकों ने जोरदार स्वागत भी किया और शर्मिष्ठा ने भी इस मौके पर खूब फोटो खिंचवाए। चलिए और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। उत्तराखंड के चमोली से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। खास बात यह है कि हादसे वाली जगह से थोड़ी दूर पर ही कुछ लोग खड़े हुए थे। गनीमत यही रही कि उन लोगों को इस हादसे से कुछ नहीं हुआ। उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस कदर पहाड़ से पत्थर और मिट्टी नीचे गिर रही है। इतना ही नहीं, थोड़ी ही देर में पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर गया। इतनी भारी तादाद में मलबा गिरने से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई और वहां मौजूद लोग भी दहशत में आ गए। जिस जगह पहाड़ टूटा वहां से काफी देर तक बड़े बड़े पत्थर गिरते रहे। ऐसी ही एक तस्वीर बद्रीनाथ हाईवे से भी सामने आई। वहां भी पहाड़ खिसकने की वजह से रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। बताया गया है कि बद्रीनाथ हाईवे बंद होने की खबर मिलते ही प्रशासन ने तुरंत उसे खोलने का काम शुरू कर दिया। दिल्ली के पास फरीदाबाद में बदमाशों ने दुकान में घुसकर लाखों की लूट की और 2 लोगों को गोली मार दी। ये वारदात उस समय हुई जब दुकान बंद करने की तैयारी हो रही थी। खास बात यह है कि दुकान में लगे सीसीटीवी में ये सारी घटना कैद हो गई। रिकॉर्डेड फुटेज में दिखा कि 2 लोग अचानक दुकान में घुस गए और उन्होंने काउंटर पर बैठे शख्स पर बंदूक तान दी, जिसे देखकर दुकानदार सहम गया। फिर क्या था, एक लुटेरे ने दुकानदार और वहां मौजूद एक और कर्मचारी को धमकाना शुरू कर दिया। वो उन दोनों को कभी मारता तो कभी गोली मारने की धमकी देता। वहीं दूसरे शख्स ने दुकान में रखी नकदी समेटनी शुरू कर दी। उसने वहां रखी पाई एक झोले में भरी। अंत में दोनों ने कोल्ड ड्रिंक और दूसरा सामान भी झोले में रखा ताकि बाहर कोई दिखे तो उसे लगे कि वो शॉपिंग करके निकले। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकले, शोर हुआ और उनके रास्ते में आए 2 लोगों को उन्होंने गोली मार दी। बीच रास्ते पर उन्होंने 4-5 गोलियां चलाई हैं, जिसमें 2 गोलियां पापा को लगी, एक और व्यक्ति को लगी, राह चलते को। लुटेरों की गोली से घायल हुए दोनों लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि जो गोली उन्हें लगी वो शरीर में फंसी हुई है। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां चालान कटने से नाराज एक परिवार ने कमिश्नर ऑफिस के बाहर जमकर हंगामा किया। बताया गया है कि एक दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने एक मोटरसाइकिल सवार का 16,000 का चालान काटा था, जिसके बाद वो कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पहुंच गया और वहां उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इन लोगों को ऐसा करने से पुलिस वालों ने रोक लिया, लेकिन वो कुछ नहीं रोक पाए तो वो था उसके परिवार वालों का हाई वोल्टेज ड्रामा। उस मोटरसाइकिल सवार के पिता ने तो चीख कर भीड़ इकट्ठा कर ली। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, डरता किसी से नहीं हूँ। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वाले लगातार इन लोगों को समझाने की कोशिश करते दिखे। इस पूरे हंगामे के दौरान उस लड़के के पिता ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई को गलत ठहराने के लिए अजीबोगरीब दलील देते भी सुनाई दिए। मैं यहाँ का इंस्पेक्टर हूँ, आप चलिए थाने बैठे बात करूंगा। जब काफी देर तक हंगामा जारी रहा तो उन लोगों को थाने ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन ये भी इतना आसान कहाँ था। वो लड़का और उसके माता पिता पुलिस की गाड़ी में बैठने को राजी ही नहीं दिखे। जबरन तीनों को थाने ले जाया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस परिवार की दलील है कि उनका बेटा अपनी बीमार मां की दवा लेने जा रहा था, तभी ट्रैफिक पुलिस ने उसका चालान काट दिया। हजारों लाखों बार ये हिदायत दी जाती है कि चलती ट्रेन में चढ़ना या उतरना बेहद खतरनाक है, लेकिन फिर भी लोग चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने से बाज नहीं आते। अब इस महिला को ही देख लीजिए, ट्रेन चल पड़ी थी और इन्होंने उतरने का मन बना लिया और ऐसा करने में इनकी जान आफत में पड़ गई। ये चौंकाने वाली तस्वीर मुंबई के कल्याण रेलवे स्टेशन से आई है, जहां चलती ट्रेन से उतरते वक्त एक महिला का पैर फिसल गया। बताया जा रहा है कि इस घटना से कुछ ही मिनट पहले ये महिला इस ट्रेन में चढ़ी थी और जब उसे पता चला कि वो गलत ट्रेन में चढ़ गई है तो उसने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की। ध्यान से देखिए इस महिला की जानलेवा कोशिश को। पहले तो इस महिला ने अपना बैग प्लेटफॉर्म पर फेंका और फिर खुद उतरने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया और वो औंधे मुंह गिरने लगी। इससे पहले कि वो ट्रेन के साथ घिसटकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में फंसती, वहां खड़े रेलवे पुलिस के जवान ने मुस्तैदी दिखाते हुए उस महिला को खींच लिया। इतने में बाकी लोग भी वहां मदद के लिए पहुंच गए। रेलवे पुलिस के जवान की मुस्तैदी की वजह से उस महिला की जान बाल बच गई। मुंबई के दिंडोशी इलाके में मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के लोग पहचान छिपाने के बाद भी पकड़े गए और ऐसा हुआ उस ऑटो की वजह से जिसका इस्तेमाल उन्होंने चोरी में किया था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को पकड़ लिया है, जिन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए दाढ़ी बनवा ली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें उस ऑटो के जरिए पकड़ लिया जो चोरी में इस्तेमाल हुआ था और सीसीटीवी में नजर आया। सीसीटीवी फुटेज में ये ऑटो सड़क किनारे खड़ा दिखा था, जिसके पास 3 लोग पहुंचे और वहीं रुक गए। पुलिस वालों ने जैसे ही ये देखा उनका दिमाग ठनका। उन्होंने पहले वो ऑटो ढूंढा और फिर उसके मालिक से मिली जानकारी की मदद से मोबाइल चोरी करने के मास्टरमाइंड तक पहुंच गए।
मोबाइल चोरी करने वाले मुख्य आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की और फिर बाकी के 3 आरोपियों को भी धर दबोचा। इन लोगों से पुलिस को पता चला है कि चोरी करने से पहले उन्होंने इस इलाके की रेकी की थी और फिर उस दुकान को निशाना बनाया था जिसमें सेंट्रल लॉक सिस्टम नहीं था। इन लोगों ने दुकान से करीब 35 लाख के मोबाइल चोरी किए थे, जिन्हें वो आपस में बांटते और फिर दूसरे शहरों में भाग जाते। यही नहीं, पुलिस उन्हें पकड़ न पाए इसलिए वो क्लीन शेप भी हो गए थे। 167 मोबाइल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 35 लाख रुपीस उसका टोटल वैल्यू है, तो वो सब 100% रिकवर किया है। लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह के इन लोगों के खिलाफ अलग अलग पुलिस स्टेशनों में चोरी और एक्सीडेंट जैसे कई मामले दर्ज हैं। मुंबई में तेजी से फैल रहे डेंगू और मलेरिया के बीच वहां के धारावी इलाके से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां सुपरमैन की ड्रेस में अशोक कुर्मी नाम के एक शख्स ने लोगों को डेंगू मलेरिया से बचाने के लिए केमिकल का छिड़काव किया। बीएमसी की तमाम कोशिशों के बीच इस व्यक्ति ने उन इलाकों में दवा छिड़कने का जिम्मा उठाया जहां बीएमसी के कर्मचारी और गाड़ियां नहीं जा पाती। खास बात यह है कि वो सुपरमैन की तरह दिखने वाले कपड़ों में धारावी की गलियों में मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए केमिकल का छिड़काव करने पहुंच गया। सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में जो धारावी है उनकी गलियों गलियों में घूमकर ये जो पूरा स्प्रे है जिससे डेंगू मलेरिया से लोग बच सकते हैं, जो केमिकल है उसे जगह जगह पर स्प्रे कर रहे हैं। अशोक कुर्मी ने बताया कि इस काम को सुपरमैन की वेशभूषा में करने के पीछे की सोच क्या थी। कैरेक्टर में जब जाते हैं तो बच्चों और पेरेंट्स में एक अलग सा चेंजेस हो जाता है जो मुझे कोऑपरेटिव होता है। इलाके के लोगों ने भी इस पहल के लिए अशोक कुर्मी की पीठ थपथपाई। स्प्रे कर रहे हैं रेगुलर के, उससे फायदा हो रहा है बहुत। बच्चों के इस सुपरमैन ने इलाके की संकरी गलियों, नालियों और लोगों के घरों में जाकर भी दवा का छिड़काव किया ताकि उन्हें डेंगू मलेरिया से बचाया जा सके। उड़ता पंजाब नहीं, उड़ती है दिल्ली के स्लोगन के जरिए ये पटाखे वाले सरकार के उस फैसले पर तंज कस रहे हैं जिसके तहत दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार के इस फैसले से चांदनी चौक इलाके में पटाखों की दुकान चलाने वाले लोग मुश्किल में हैं और उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो वो सड़क पर आ जाएंगे। हमारे लिए रह क्या गया, काम हमारा खत्म हो गया और 6 साल से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। आज आप कह रहे हैं ऑनलाइन शराब बिकेगी जी, ठेके और खुलवाएंगे, प्राइवेट ठेके करवाएंगे, भाई उसमें कमाई हो रही है आपको। मुझे लग रहा है कि आपको कमाई जो है पटाखे वाले कम दे रहे हैं, इसलिए आप इसको बार बार बैन कर रहे हो। लेकिन क्या है कि इनको सबको अपने पब्लिक में हाईलाइट करना है अपने आप को, इसलिए कि हाजी हम पटाखा बैन कर रहे हैं और पॉल्यूशन के लिए कि पॉल्यूशन रोक रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। आपको बता दें कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी ने राष्ट्रीय राजधानी में 1 जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस आदेश के मुताबिक कई विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी का अंदेशा है और पटाखों को फोड़कर बड़े पैमाने पर जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा होंगे। इससे न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन होगा बल्कि वायु प्रदूषण के उच्च स्तर से दिल्ली में स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ेंगे। कमाल की हैं ये तीनों बहनें। पिता चाय का स्टॉल लगाते हैं, रोजी रोटी से लेकर तमाम तरह की मुश्किलों से रोज सामना होता है, लेकिन इन तीनों की जिद ऐसी है कि जब भी दंगल में उतरती हैं, सारी परेशानियां हवा हो जाती हैं और जीत का मेडल इनके गले में। गुजरात के सूरत की रहने वाली हैं ये तीनों बहनें। इनके पिता राम लखन रायकवार उधना नगर के शिवसाई नगर में चाय नाश्ते की दुकान लगाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटियों को ये फिक्र नहीं करने दी कि चाय वाले की बेटी होने की वजह से उनके सपने पूरे नहीं होने वाले। और यही वजह है कि यूपी के अमेठी में हुई नेशनल रेसलिंग स्पर्धा में गुजरात के प्रतिनिधित्व का जिम्मा इन्हीं तीनों बेटियों को मिला था। मेरी बच्चियां कॉलेज टाइम से ये लोग कॉलेज गेम खेलती थी, वहाँ पे ये लोग कई गेम खेली, समझिए फुटबॉल खेली, कबड्डी खेली, जूडो खेली तो और कुश्ती खेली, तो इनको ज़्यादा इंटरेस्ट कुश्ती में आया, तो इससे ये लोग को कुश्ती में आगे गई है। सबसे बड़ी नीलम और सोनू मोनू तीनों कमाल की कुश्ती करती हैं। नीलम अब तक कई मेडल जीत चुकी हैं और अब ये तीनों बहनें देश के लिए कुछ कर दिख